हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट शुभेंद्र सिंह चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं सेशन के अंदर। दोस्तों हाल ही में आप देखोगे तो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकार के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है, जिसके तहत वो ऐतिहासिक सरस्वती नदी जिसका वर्णन वेदों के अंदर प्राप्त होता है उसको रिवाइव करने की कोशिश इन दोनों राज्यों द्वारा की जाएगी। इस एमओयू के अंदर ये कहा गया है कि आदि बद्री के ऊपर एक डैम बनाया जाएगा यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में, जिसके बाद कुछ इस तरीके से ये प्रोजेक्ट चलेगा कि सरस्वती नदी का जो चैनल है उसके अंदर वापस से पानी भराएगा और सरस्वती नदी वापस से भारत के मैप पे दिखने लगेगी। तो दोस्तों हम लोग इस प्रोजेक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से ये प्रोजेक्ट सरस्वती नदी के ऊपर काम कर रहा है। साथ में हम लोग बात करेंगे कि सरस्वती नदी है क्या और इसके क्या क्या प्रूफ है कि ये इतिहास के अंदर पाई जाती थी। तो चलिए दोस्तों, ये सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए होने वाला है। पर उसके पहले आप लोग SRC 10 टेलीग्राम ग्रुप और पाथफाइंडर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मेरे साथ में जुड़ सकते हो। क्लास की सारी अपडेट PPT PDF आपको यहाँ पर मिल जाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा ली जाती है। आप वहां पर भी मेरे साथ में लाइव जुड़ सकते हो। और हाँ, अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो दिस इज द हाई टाइम, क्योंकि अभी 18 महीने का सब्सक्रिप्शन आप लोगों को केवल 64,000 के अंदर पड़ रहा है, जिसके अंदर आप कोड यूज करोगे SRC 10 तो 20% तक का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जिसके बाद 64,000 में आप GS ऑप्शनल किताबें टेस्ट सीरीज यानी कि कंप्लीट प्रिपरेशन का मटेरियल प्राप्त कर सकते हो अनअकैडमी से। तो दोस्तों जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब करो और कोड क्या यूज करना है SRC 10। चलिए समझने की कोशिश करते हैं हुआ क्या है। देखो बात क्या है कि एक इतिहास के अंदर एक नदी भारत के अंदर पाई जाती थी, सरस्वती नदी, जिसका कुछ कोर्स इस तरीके का हुआ करता था। इस तरीके का चैनल जो है वो सरस्वती नदी का था। 1930 के अंदर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 2 साइंटिस्ट ने यहां पर एक चैनल प्राप्त किया और पाया कि यहां पर शायद कोई नदी हुआ करती होगी। उसको जब भारत के हिस्टोरिकल टेक्स्ट यानी कि वेदों से मिलाया तो पाया कि यह नदी और कोई नहीं हो सकता है, सरस्वती नदी हो। क्योंकि अगर भारत के वेदों की बात करें तो भारत के ऋग्वेद के अंदर सरस्वती नदी का वर्णन है, जहां पर यह कहा गया है कि भारत के अंदर नॉर्थ वेस्ट रीजन में एक ऐसी नदी बहा करती थी जो यमुना और सतलज के बीच में थी। आज यमुना और सतलज के बीच में घग्गर नदी प्राप्त होती है, तो ऐसा माना जाता है कि घग्गर नदी ही वो सतलज नदी हुआ करती होगी जो आज सूखती चली जा रही है, जो आज कम होती चली जा रही है। अब ये जो सरस्वती नदी है इसका वर्णन जब हुआ तो उसी वर्णन में लिखा हुआ है कि ये सरस्वती नदी समुद्र में जाके मिलती थी। आज सतलज है इंडस में मिलती है, आज यमुना है गंगा में मिलती है, क्योंकि ये उनकी ट्रिब्यूटरी है। पर सरस्वती नदी के वर्णन के अंदर कहा गया कि समुद्र में मिलती थी। मतलब सरस्वती नदी ना तो सिंधु की ट्रिब्यूटरी थी ना गंगा की ट्रिब्यूटरी थी, ये एक अलग से नदी हुआ करती थी। अब जब सरस्वती नदी एक अलग से नदी हुआ करती थी और इसका चैनल भी कई सारे स्रोतों से और अलग अलग तरीकों से प्राप्त हुआ, हम लोग उसके ऊपर भी समझने की कोशिश करेंगे कि हमको पता कैसे चला कि यहां पर सरस्वती नदी थी। बट महाभारत के अंदर जब हम लोग बात करें और लेटर वैदिक टेक्स्ट के अंदर बात करें, क्योंकि ऋग्वेद अर्ली वैदिक है, सबसे पहला वेद है, पर उसके बाद जब बाकी वेद लिखे गए, साम वेद वगैरह लिखे गए, अथर्ववेद लिखे गए, तो उस दौरान में हमको पता चला कि यह सरस्वती नदी सूख रही थी। मतलब कि पहले ये नदी थी और फिर धीरे धीरे करके सूख रही थी, ऐसा वेदों के अंदर वर्णन है। और अभी ये नदी जो है वो कहीं ना कहीं गायब हो गई है। क्योंकि इस नदी का वर्णन वेदों के अंदर है, इस कारण से लोगों की आस्था का विषय भी हो जाता है। अब अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो हमारे वेदों के अंदर एक और प्रूफ है कि सरस्वती नदी हुआ करती थी। जहां पर आप देखोगे तो हमारे वेदों के अंदर सप्त सिंधु शब्द का वर्णन है। जहां पर कहा गया है सप्त सिंधु, वहां पर कहा गया है कि एक नदी है सिंधु इंडस। सप्त सिंधु 7 सिंधु नदियां हैं, जिसके अंदर एक तो खुद सिंधु है, दूसरी है सतलज जिसे सुतुदरी कहा गया है, तीसरी है झेलम जिसे वितस्ता कहा गया है, बियास विपासा कहा गया है, चेनाब को अस्किनी कहा गया है और रावी को पुरुषनी कहा गया है। जो बताता है कि ये टोटल 6 नदियां हैं। 7वीं नदी कौन सी? सरस्वती। टोटल मिला के सप्त सिंधु यहां पर बहा करती थी। और आप देखोगे तो इन्हीं सप्त सिंधु का वर्णन महाभारत के अंदर देखने को मिलता है, जहां पर आपको कुरु वंश देखने को मिलता है। तो कुरु वंश जो था वो सप्त सिंधु के पास में था, तो वहां पर आपको इस चीज का वर्णन देखने को मिलता है। आप और भी शब्द सुनोगे, अगर आपने महाभारत दूरदर्शन पर भी देख रहे होगे तो आप पाओगे कि पांचाल, कोसाल, इन सारी चीजों का वर्णन भी आपको महाभारत में देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर सप्त सिंधु बहा करती थी, इसका मतलब सरस्वती नदी हुआ करती थी।
जब इसके ऊपर चेक किया गया, चैनल को समझा गया, तो उसके बाद साइंटिस्ट का मानना है कि सच में सरस्वती नदी हुआ करती थी। और ये सरस्वती नदी लगभग 1500 किलोमीटर लंबी थी, 5 मीटर गहरी थी और 3 से 15 किलोमीटर तक चौड़ी थी। इसका जो उद्गम स्थल था वो हरकीदुन ग्लेशियर घरवाल रीजन में उत्तराखंड में था। इस ग्लेशियर से ये नदी जो है वो ओरिजिनेट होती थी और बाद में इसका एक और जगह पर ओरिजिन माना जाता है जो कि है आदि बदरी। आदि बदरी वहां पर आपको नदी देखने को मिलेगी जिससे जहां पर इसका ओरिजिन जो है वो माना जाता है। वहीं अगर हम लोग समझें तो 6000 से 4000 बीसी के बीच में माना जाता है कि सरस्वती नदी जो है वो बहा करती थी। धीरे धीरे करके टेक्टोनिक प्लेट के अंदर शिफ्ट होने के कारण यह पाया गया कि यहां पर क्या हुआ, डेजर्टिफिकेशन होना शुरू हुआ। जब डेजर्टिफिकेशन होना शुरू हुआ तो सरस्वती नदी कहीं ना कहीं लुप्त हो गई। सरस्वती नदी के 2 अलग अलग चैनल हैं, जिसके अंदर एक पीलियो चैनल माना जाता है यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, पेहोवा, कैथल, जिंद, फतेहाबाद, सिरसा से होते हुए हनुमानगढ़ राजस्थान में निकल जाती है। यहां पर ये जो रीजन है ये हरियाणा से फिर राजस्थान के अंदर निकल रही है। अब आप अगर घग्गर नदी को देखोगे तो घग्गर नदी आपको सिरसा, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ से होते हुए फोर्ट अब्बास की तरफ जाते हुए दिखती है। सेम जो चैनल है वो कहीं ना कहीं आप प्राप्त करते हो। अरे इतना ही नहीं, ये तो मेन चैनल है, पर जैसे आप देखते हो सिंधु नदी, तो सिंधु नदी एक बड़ी नदी है जिसकी आपको मतलब इंडस नदी, उसकी आपको 5 अलग अलग ट्रिब्यूटरीज भी देखने को मिलती है। वैसे ही एक और बड़ा सा चैनल हमको मिला है जो चलता है यमुनानगर से करनाल होते हुए पानीपत से, सोनेपत से, जिंद से लेके हिंसर तक, यानी कि ये वाला चैनल। तो ऐसा माना जाता है कि यह शायद सरस्वती नदी की ट्रिब्यूटरी रही होगी जिसे दृशादवती नाम जो है वो दिया गया है। ये तो सरस्वती नदी के बारे में वर्णन है। वहीं अगर हम लोग बात करें तो क्या माना जाता है कि सरस्वती नदी और कुछ नहीं, आज जो घग्गर नदी है शायद वही है। अब जब घग्गर नदी है वही है, क्योंकि मैं शायद क्यों कह रहा हूं, क्योंकि किसी भी चीज में फिक्स नहीं है, ये इतिहास है, उस समय पे कोई नहीं था। ऐसी कंडीशन में आपको अलग अलग विचारधाराएं दिखेंगी। कुछ टीचर बिल्कुल से ये बताएंगे कि घग्गर नदी जो है वो सरस्वती नदी नहीं है, कुछ टीचर बिल्कुल से ये बताएंगे कि घग्गर नदी जो है वो सरस्वती नदी है। दोनों ही आइडियोलॉजी सही है, क्योंकि इतिहास जो है वो फिक्स नहीं है, हम लोग केवल अंदाजा लगा रहे हैं। तो कुछ रिसर्च बताती है कि घग्गर नदी ही सरस्वती नदी है, तो कुछ रिसेंट स्टडी ये भी बताती है कि घग्गर नदी सरस्वती नदी नहीं है। अब अगर हम लोग बात करें कि घग्गर हकरा नदी के बारे में, क्योंकि अगर हम लोग मान के चले कि घग्गर हकरा ही सरस्वती है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर घग्गर हकरा को ही वापस से रिवाइव किया जा रहा है और उसी को पेरेनियल किया जा रहा। तो घग्गर हकरा नदी क्या है? तो घग्गर हकरा नदी की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसी नदी है जो पेरेनियल नहीं है, ये केवल मॉनसून के समय पे रहती है। जब बारिश आती है उसी समय पे इसमें पानी रहता है, बाकी समय पे सूखी रहती है। मतलब ये एक रेनफेड रिवर है जो कि आपको शिवालिक के अंदर से शुरू होती हुई दिखेगी, लोवेस्ट हिमालय के अंदर से शुरू होती हुई दिखेगी, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब हरियाणा तरफ जाती है और फिर राजस्थान के अंदर से बाहर निकलती है। यही घग्गर नदी के ऊपर एक बराज बनाया गया है, O2 बराज। O2 बराज के ऊपर ऊपर ये घग्गर कहलाती है और O2 के नीचे आ जाते हो तो इसे हाकरा कहा जाता है। अब एक बात समझ में आई कि घग्गर और हकरा नदी आपको कहीं यहां देखने को मिलेगी और ये पेरेनियल नहीं है, जबकि सरस्वती नदी पेरेनियल थी। ये जो है ये रेनफेड है, केवल मॉनसून होगा तभी ये पानी यहां पर रहेगा। अब अगर आप समझो तो हाल ही में क्या हुआ कि इसरो और ONGC द्वारा सैटेलाइट के कुछ इमेज निकाली गई, जिसके बाद सैटेलाइट इमेज से यहां पर एक चैनल बन रहा था और उससे समझ में आता है कि घग्गर नदी के आगे ही एक चैनल बन रहा है जो दिखाता है कि शायद ये सरस्वती नदी है और घग्गर नदी का ही एक बड़ा रूप शायद उस समय पे सरस्वती नदी रहा होगा। और अगर हम लोग समझने की कोशिश करें कि सरस्वती नदी थी, इसके और क्या प्रूफ है, तो एक प्रूफ तो यह है कि जब हम लोग पीलियो चैनल पे चलते हैं, सरस्वती नदी का जो चैनल हम लोगों ने प्राप्त किए खुदाई वगैरह करने के बाद में, तो हम लोग उन पीलियो चैनल पे, जिनके मैंने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट भी आपको बताया, तो इन डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आपको हरियाणा के अंदर एक जगह देखने को मिलेगी, ऊंचा चंदना। ऊंचा चंदना करके एक जगह है जहां पर पानी निकाला गया, जहां पर एक कुआं खोदा गया और थोड़ी अंदर जाके पानी निकला। पानी की उम्र लगभग 10,000 साल पुरानी निकली है।
ये O2 के आइसोटोप का रेशियो निकालकर हम लोगों को प्राप्त हुआ कि 10,000 साल पुराना पानी जो है वो वहां पर अंडरग्राउंड में है, जो माना जाता है कि शायद यही सरस्वती नदी का चैनल है। नाउ जस्ट दिस, एक और प्रूफ बताता हूं। देखो, अगर आप घग्गर नदी के आसपास चलोगे तो घग्गर नदी के आसपास अगर आप 3 से 10 मीटर तक अंदर खुदाई करोगे तो वहां की पर मिक्का की लंबी लंबी शीटें निकलती हैं, बहुत बड़ी बड़ी शीटें हैं, और जो कि लगभग पाकिस्तान की बॉर्डर तक चल जाती है। 300 किलोमीटर दूर तक जो है वो आपको देखने को मिलेगी, ये मिक्का की शीट जो है वो प्राप्त होती है। ये मिक्का की शीट जो है ये ऐसी नदियों में मिलती है, ऐसी नदियों के फ्लड प्लेन पे मिलती है जो हिमालय से निकलती है। हिमालय से निकलने वाली पेरेनियल नदी जैसे गंगा, यमुना, इनके अंदर आपको इस तरीके की मिक्का की शीट दिखेगी। पर घग्गर नदी भी तो हिमालय से निकलती, हो सकता है उसकी हो, पर इतनी ज्यादा मात्रा में। और तो और घग्गर नदी के आसपास जो मिट्टी प्राप्त होती है, उस मिट्टी को जब उठाया गया और उसके ऊपर आर्गन की डेटिंग की गई तो पता चला कि वो जो रेत है, वो जो आसपास की मिट्टी है जो घग्गर नदी के पास में है, वो शिवालिक की मिट्टी नहीं है, वो अपर हिमालय की है, हायर हिमालय की है। तो फिर सवाल उठता है कि हायर हिमालय की मिट्टी वहां से कैसे आई जब शिवालिक के अंदर से घग्गर नदी निकलती है? तो हो ना हो कि यहां पर सरस्वती नदी थी। इतना ही नहीं, कई सारे रिसर्चर्स ने यह माना है कि घग्गर नदी इतिहास के अंदर 2 समय तक पेरेनियल रिवर थी। एक समय हुआ करता था 78,000 बीसी से 18,000 बीसी के बीच में, और दूसरा समय जो पेरेनियल होने का पता लगा, क्योंकि उसके जो कोर्स है उसके अंदर वाटर को जब चेक किया गया कब सूखी होगी, तो दूसरा पेरेनियल समय जब पता लगा तो 7,000 से 2,500 बीसी के बीच में। 2,500 के बाद ये सूखने लगी। अब अगर आप समझोगे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ये पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन इस नॉर्थ वेस्ट वाले इलाके में रहा, जहां पर आप प्राप्त करोगे कि आज के समय पे रेगिस्तान है। ऐसे रेगिस्तानी इलाकों में कोई सिविलाइजेशन कैसे पनप सकती थी? सिविलाइजेशन तभी पनप सकती थी जब वाटर का बेटर मैनेजमेंट हो। और वाटर का मैनेजमेंट कैसे था? इंडस नदी, सिंधु नदी और उसकी ट्रिब्यूटरी के आसपास इन्होंने शहर बनाए थे ताकि वहां का पानी ये लोग प्रयोग कर सके। वहीं अगर हम लोग बात करें तो कई सारे ऐसे हैं, कई सारी साइट्स ऐसी मिलती है जो कि आपको सरस्वती नदी के चैनल के 500 मीटर के अंदर है। घग्गर नदी के किनारे हरियाणा के अंदर आप हड़प्पा पाओगे, आप इसी के किनारे पर काली बंगन पाओगे। ये जो है वो साइट है हड़प्पा सिविलाइजेशन की। तो ये बताता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन सिंधु घाटी के अलावा यहां पर भी स्थित था। सिंधु घाटी के अलावा ये सरस्वती नदी के आसपास भी कई सारी सिविलाइजेशन, कई सारे शहर जो है वो बन रहे थे। और अगर हम लोग रिसर्चर की माने तो रिसर्चर का कहना तो यह है कि 2000 से 2600 अलग अलग साइट जो हैं वो सरस्वती नदी के चैनल के आसपास मिली है। ऐसी साइट हैं जो सरस्वती नदी का आज हम लोगों ने चैनल माना है उसके 500 मीटर के अंदर अंदर है, जो दिखाता है कि हो ना हो यहां पर एक नदी रहा करती होगी, तभी वो शहर यहां पर बन रहे थे। 1980 के अंदर RGWD के साइंटिस्ट एकदम चौंक गए। चौंक इसलिए गए क्योंकि जब वो लोग जैसलमेर के अंदर गए और जैसलमेर के अंदर कुआं खोदा तो जैसलमेर में जनरली कुओं के अंदर पानी खारा निकलता है, पर जो जैसलमेर का वो इलाका है जो सरस्वती नदी के कोर्स में आता है वहां पर पानी मीठा है। और इतना ही नहीं, जैसलमेर आपको रेगिस्तानी इलाकों के अंदर देखने को मिलेगा। वहां पर ऐसे कुएं हैं जो साल भर तक भरे रहते हैं, सूखते ही नहीं है। रेगिस्तानी इलाकों में ये कैसे हो रहा है? क्योंकि वहां पर अंडरग्राउंड कभी सरस्वती नदी रही होगी। इवन कई सारे सैटेलाइट हम लोग भेजते हैं, सैटेलाइट जो है वो कई सारे कर्व्स वगैरह ये सब बताती है, कई सारे चैनल्स बताती है, कई सारी जगहों पर बताती है कि कहां पर अंडरग्राउंड वाटर प्रेजेंट है। अमेरिका ने एक सैटेलाइट भेजी थी लैंडसेट ने अंडरग्राउंड वाटर के ऊपर नजर रखी। जब अंडरग्राउंड वाटर के ऊपर नजर रखी तो लैंडसेट की कुछ पिक्चर्स हैं जो दर्शाती हैं कि यहां पर जैसलमेर के आसपास पानी का एक फिक्स चैनल है, अंडरग्राउंड वाटर का एक फिक्स चैनल है, जो बताता है कि अंदर की साइड में सरस्वती नदी जो है वो कहीं ना कहीं उसका प्राणी जो है वो अभी भी प्रेजेंट है। इतना ही नहीं, इसरो
और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 7 से 8 ऐसी अलग अलग जगह जो है वो निकाली है, जो पीलियो चैनल के अंदर आती है सरस्वती नदी की, और वो सब अरावली के वेस्ट के अंदर आती है। जिसके बाद इन्होंने मिलके क्या किया है, यहाँ पर एक पीलियो चैनल बनाया है, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि सरस्वती नदी कहीं ना कहीं यहां से बहा करती होगी, और उसे समुद्र में ले जाया गया है, क्योंकि वेदों के अंदर कहा जाता है कि ये समुद्र में मिलती थी। समझ में आया कि सरस्वती नदी क्या थी और इसके क्या क्या प्रूफ है। ये तो मैंने कुछ प्रूफ बताए हैं, आप में से कई सारे होंगे जिनको और भी प्रूफ पता होंगे, इवन मुझे भी पता है, बट इतने सारे प्रूफ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ प्रूफ जो कि इंपॉर्टेंट है हम लोगों ने उसके ऊपर डिस्कस किया है, ठीक है। अभी क्या हुआ है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की सरकार, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा की सरकार जब से नई सरकार आई थी 2014 के बाद से, तब से हरियाणा की सरकार जो है वो सरस्वती नदी को रिवाइव करने के अंदर लगी हुई है, जिसके अंदर कई बार रिसर्च कराई गई। हाल ही में सरस्वती नदी की को लेकर हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई संस्था के द्वारा रिसर्च में पाया गया है कि सरस्वती नदी 15वीं शताब्दी तक भी बहती थी। इवन एक रिसर्च ऐसी भी है जहां पर खुदाई की गई अंदर और कंप्लीट चैनल जो है वो भी प्राप्त हुआ है। सरस्वती नदी के चैनल के ऊपर पानी पंप भी किया गया था 2016 में हरियाणा सरकार द्वारा। हरियाणा सरकार का हाल ही में कहना यह भी है कि सरस्वती नदी के बारे में स्कूल के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हरियाणा सरकार बिल्कुल जुट चुकी है कि सरस्वती नदी को रिवाइव करना है। इसी कारण से हरियाणा सरकार ने हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ में एमओयू साइन किया है, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि हम लोग 77 एकड़ के अंदर एक डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे आदि बदरी पे। इस डैम से क्या होगा, क्योंकि आदि बदरी एक ऐसी जगह है जिसे सरस्वती नदी का उद्गम भी माना जाता है, मैंने बताया। अब जब उद्गम आदि बदरी को माना जाता है तो आदि बदरी आपको यहां देखने को मिलेगा हरियाणा के अंदर। ये हरियाणा के अंदर यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहां पर प्राप्त है, ठीक है। यहां पर एक तीर्थ स्थल भी है। थोड़ा ही ऊपर जाओगे तो आपको हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर जो है वो मिल जाएगी। अभी क्या किया जाएगा कि यमुना की एक ट्रिब्यूटरीज है, उससे पानी जो है वो आदि बदरी में लेके आया जाएगा, और आदि बदरी के ऊपर 215.33 करोड़ का एक डैम जो है वो बनाया जाएगा। जिसके बाद यहां पर पानी की मात्रा बढ़ेगी और पानी की मात्रा को बढ़ाकर इस पानी को ले जाया जाएगा यमुनानगर से, कुरुक्षेत्र से होते हुए, कैथल से होते हुए पटियाला। मतलब इधर देखो, यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, आदि बदरी। आदि बदरी से यमुनानगर तक जोड़ा जाएगा पानी को, यमुनानगर से कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से कैथल, कैथल से फिर पटियाला, और फिर यहां से घग्गर नदी के अंदर से जोड़ दिया जाएगा। और मैंने क्या बताया, घग्गर नदी ही क्या मानी जाती है, घग्गर नदी ही अगर आप देखोगे तो उसे ही हम लोग क्या मानते हैं कि यहां पर सरस्वती नदी हुआ करती होगी। जब यमुना के पानी को यहां पर जोड़ा जाएगा तो उसके बाद में यहां पर एक कंटिन्यूअस पानी की स्ट्रीम बनेगी। अभी घग्गर नदी कैसी है, मॉनसून फेड है, जब बारिश आती है तभी होती है, पर यमुना मॉनसून फेड नहीं है। तो यमुना की ट्रिब्यूटरी सोम्ब के कारण यहां पर कंटिन्यूअस पानी जो है वो बह पाएगा। जब कंटिन्यूअस पानी यहां पर बह पाएगा तो सरस्वती नदी जो है वो रिवाइव हो पाएगी। इस पानी को रेगुलेट करने के लिए आदि बदरी के अंदर 215.33 करोड़ का एक डैम बनाया जा रहा है। अब ये जो 215.33 करोड़ का डैम है ये बनाया जाएगा हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा, क्योंकि कुछ पानी यमुना नदी के साथ में हिमाचल प्रदेश के अंदर भी जो क्लोजेस्ट रिवर है वहां से भी लिया जा रहा है। तो वहां से भी पानी लिया जाएगा और हिमाचल प्रदेश जो है वो इस डैम को कंस्ट्रक्ट करेगा, पर इसके ऊपर खर्चा जो करने वाली है वो हरियाणा की सरकार करने वाली है। ये डैम लगभग 101.06 मीटर लंबा होगा और 20.5 मीटर चौड़ा होगा। नॉट जस्ट दिस, जब ये डैम बन जाएगा तो इस डैम का फायदा दोनों को मिलेगा, क्योंकि ये डैम केवल सरस्वती नदी को रिवाइव करने के लिए नहीं बन रहा है, बल्कि वाटर को कंजर्व करने के लिए भी बन रहा है। क्योंकि कई सारी छोटी छोटी स्ट्रीम ऐसे ही लुप्त हो जाती है, तो उन सबको मिलाकर एक पानी की स्ट्रीम बनाई जाएगी जो सरस्वती नदी बनेगी, जिसके पानी का प्रयोग हिमाचल प्रदेश की सरकार भी कर पाएगी। लगभग 3.92 हेक्टेयर मीटर का
पानी जो है वो हिमाचल प्रदेश को दिया जाएगा वहां पर ड्रिंकिंग वाटर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, और 57.96 हेक्टेयर मीटर का पानी इरिगेशन की डिमांड को पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार को दिया जाएगा। यहां पर दोनों ही गवर्नमेंट चाहे तो सरस्वती नदी जो वापस से रिवाइव होगी उसके आसपास टूरिस्ट स्थल बना सकती है, बट जब ये टूरिस्ट स्थल बने तो उसके अंदर मेन प्रोजेक्ट के अंदर ध्यान रखा जाए कि कहीं वो नदी जो है उसके फ्लो के ऊपर असर तो नहीं पड़ रहा है। अगर फ्लो के ऊपर असर ना पड़े तो उसके अलावा दोनों ही अपनी इच्छा के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज बना सकती है। यहां पर चाहे तो टूरिस्ट प्रोजेक्ट जो है वो दोनों ही सरकार बना सकती है ताकि लोगों का यहां पर भला हो। इस सरस्वती नदी की जो लेंथ बताई जा रही है वो लगभग 198 किलोमीटर तक की रहेगी जब रिवाइव होगी उसके बाद में। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो इस नदी के जो डैम है उसको बनाने के लिए आदि बदरी डैम कंस्ट्रक्शन मॉनिटरिंग कमेटी एक अलग से बनी है, जिसका काम है इस डैम को प्लान करना, सुपरवाइज करना, मॉनिटर करना, और इस पूरे प्रोजेक्ट के जरिए सरस्वती नदी को, उस ऐतिहासिक नदी को वापस से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है।